Subscribe our channel for daily technology and smartphone videos. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है संडे स्पेशल के एक फ्रेश एपिसोड में। और हमेशा की तरह हमारा संडे स्पेशल का जो एपिसोड रहता है उसमें हम लोग सब्सक्राइबर्स से कुछ कमेंट्स लेते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और हमेशा की तरह पूरे सभी कमेंट्स को लेना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन जितने भी वे पॉसिबल कमेंट्स है मैं उस पर्टिकुलर कमेंट्स को पिक करने की कोशिश करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आपका कोई भी सवाल या डाउट रहेगा वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले कमेंट से, और वो है गेमिंग विद गुड हिटलर। और वो बोलते हैं कि OnePlus 6 बहुत स्लो हो गए है, स्पेशली एंड्रॉयड पी अपडेट के बाद 9.0.4। तो एक्चुअली OnePlus स्लो होता है, मतलब अभी वो पुराना फोन भी हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया OnePlus 6 के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि फ़ोन स्लो हो गया है तो आप कैश को रिकवरी मोड से डिलीट कर सकते हो। इसके लिए आपको रिकवरी मोड में जाना पड़ेगा। डेवलपर मोड में जाके आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन को एनेबल कर देना और फिर रिकवरी मोड में जाके कैश को डिलीट कर देना। तो मोस्टली आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और अगर कोई लैग रहेगा या फिर स्लोनेस रहेगा तो वो स्लोनेस आपका निकल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है तो एक बार बैकअप लेके फैक्ट्री रीसेट जरूर कर देना, या फिर सिर्फ सिस्टम सेटिंग्स को ही रीसेट करना। फैक्ट्री रीसेट नहीं किया तो भी चलेगा, सिस्टम सेटिंग्स को ही रीसेट करना। और सिर्फ सिस्टम सेटिंग्स में क्या होता है, आपका डेटा वैसे ही रहता है, सिर्फ एप्लीकेशन डिलीट हो जाते हैं तो आपको एप्लीकेशन दोबारा से री इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। और ये सिर्फ OnePlus 6 के लिए नहीं है, जो भी OnePlus 5T, 5 या फिर OnePlus 6T यूजर्स है, अगर उनको भी ऐसा लगता है कि उनका फोन स्लो हो रहा है तो ये चीज़ वो पर्टिकुलर यूज कर सकते हैं। हालांकि एक तो कॉमन चीज़ है कि हमको हमारे फ़ोन को एवरी वीक एक बार तो रिस्टार्ट करना ही चाहिए, और 15 से 20 दिन बाद एक बार कैश को क्लियर करना ही चाहिए, क्योंकि वो सब जंक डेटा रहता है और फ़ोन रिस्टार्ट करने से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो मैं आपको सभी को रिकमेंड करूंगा, जो भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, आप हफ्ते में एक बार अपने फ़ोन को रिस्टार्ट जरूर कर देना। अगला एक सवाल लेते हैं मानस मोहंती का, और वो बोलते हैं कि जो हेडसेट का मैंने एक वीडियो बनाया था सैनिटाइजर का, उसका वो क्या बोस QC और सोनी ब्लूटूथ से भी अच्छा है क्या, और उसमें इक्विलाइजर सेटिंग्स है क्या। एक्चुअली मैंने कभी बोस का या फिर सोनी का हेडफोन्स यूज़ नहीं किया। हालांकि आप सभी को पता है, मैंने वो वीडियो में भी बोला था, क्योंकि मुझे वो Huawei Mate 20 Pro के साथ मिला था, इसलिए मैंने वो परचेस किया। हालांकि अलग साथ तो परचेस मैं कभी भी नहीं करता। 30,000 का वो हेडफोन्स है, और मेरी तो इतनी औकात नहीं है कि मैं 30,000 अभी भी हेडफोन्स के लिए कोई स्पेंड कर सकूं। मैं नॉर्मली AKG के जो ईयरफोन्स है सैमसंग के साथ आते हैं वही इस्तेमाल करता हूँ, और वो काफ़ी अच्छे भी चलते हैं। और ऑलमोस्ट मतलब 90% टाइम वही ईयरफोन्स में इस्तेमाल करता हूँ। हेडफोन्स स्टार्टिंग में मुझे अच्छा लगा, लेकिन मतलब पता नहीं, मैं ज़्यादा हेडफोन्स यूज़ नहीं करता, इसलिए फिर मैंने ट्राई नहीं किया। लेकिन उसका एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी आता है, वहाँ से आप इक्विलाइजर सेटिंग्स को भी एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है साहू का क्वेश्चन है, और वो बोलते हैं कि नाइस वीडियो, कैन आई गो विद OnePlus 7 और 60 प्राइस ड्रॉप हुई तो। एक्चुअली अभी मैं आपको बोलूँगा कि आप OnePlus 60 के साथ मत चले जाना, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 महीना हो गया OnePlus 60 को लॉन्च होते हुए, और अभी OnePlus 7 बस 1-1.5 महीने में लॉन्च हो जाएगा। अभी मार्च चालू है, मार्च अप्रैल 2 महीने के बाद मई के फर्स्ट वीक में OnePlus 7 लॉन्च हो जाएगा। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अभी OnePlus 60 ले लो। अगर आपके पास बहुत ही इमरजेंसी है, फ़ोन ही नहीं है, तो फिर बात ठीक है। लेकिन अगर आपके पास फ़ोन है, 2 महीना चल सकता है, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप OnePlus 7 के साथ चले जाओ, क्योंकि वो लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ आएगा, 855 के साथ आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि OnePlus 7 का कैमरा एटलीस्ट बेटर रहेगा OnePlus 60 या फिर OnePlus 6 के कंपैरिजन में। क्योंकि क्या हुआ था, OnePlus 6 और 60 में सेम कैमरा सेंसर्स इस्तेमाल हुए थे, फ्रंट में और बैक में, तो कैमरा क्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं है OnePlus 6 और 60 में। तो और मुझे OnePlus 5T की अगर कैमरा क्वालिटी में कंपेयर करता हूँ तो भी ज़्यादा डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आता है। तो मैं एटलीस्ट उम्मीद करता हूँ कि अगर OnePlus 7 अगर 40,000 तक लॉन्च होता है तो उसमें एटलीस्ट फ्लैगशिप लेवल का कैमरा रहना चाहिए। मतलब LG की जो कैमरा क्वालिटी रहती है, LG G7 बोलो या फिर LG का V40 प्लस बोलो, उनकी जो कैमरा क्वालिटी रहती है एटलीस्ट उस हिसाब तक, उस लेवल तक कैमरा क्वालिटी OnePlus ने देनी चाहिए। फिर चाहे आप पॉपअप कैमरा यूज़ करो या फिर ट्रिपल लेंस यूज़ करो, सभी आपके ऊपर है। लेकिन कैमरा क्वालिटी में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि OnePlus का जो फ़ोन है वो कैमरा में ही मार खा जाता है, और उसका कैमरा अप टू द मार्क नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है सुल्तान का, और वो बोलते हैं कि भाई S10 और OnePlus 60 का कैमरा कंपैरिजन कर दो, हम वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली करूंगा, और मेरा डेली ड्राइवर लास्ट 3-4 दिनों से यही है, S10 प्लस मैं यूज़ कर रहा हूँ, और कैमरा काफ़ी मुझे अच्छा लगा। मतलब पिक्सल को बीट करेगा वैसा नहीं है, पिक्सल कैमरा में अभी भी किंग है, पिक्सल को ये बीट नहीं करता। हालांकि कोई चीज़ सेक्शन में या फिर कोई प्लेसेस में ये डेफिनेटली पिक्सल से भी आगे निकल जाता है। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल क्वालिटी की बात करते हैं, ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी, ओवरऑल
डिटेल्स की बात करते तो डेफिनेटली पिक्सल 3 अभी भी कैमरा क्वालिटी में बहुत आगे है एज कम्पेयर टू S10 प्लस या फिर और कोई फ़ोन। लेकिन एक्चुअली पिक्सल 3 में क्या होता है, कोई कोई जगह पे HDR बहुत ही स्ट्रांगली काम नहीं करता है और थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा रहता है, तो जो फोटो है वो थोड़ी डार्क आती है। वैसा सैमसंग के S10 फ़ोन में नहीं है, आपको फोटो काफ़ी ब्राइट मिलेगी, HDR काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी आती है रियर कैमरा से, इवन फ्रंट कैमरा से भी डिटेल्स काफ़ी अच्छी आती है। लेकिन फ्रंट कैमरा में अभी भी HDR में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम नज़र आता है। जब भी आप डायरेक्ट सनलाइट में फोटो कैप्चर करते हो तो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि Note 9 जैसे ही इसका कैमरा फ्रंट कैमरा वर्क कर रहा है। तो डेफिनेटली मैं टेस्ट करने के बाद ही आपको डिटेल रिव्यू में बताऊंगा कि इसका फ्रंट कैमरा कैसा है, बैक कैमरा कैसा है। लेकिन इनिशियल इंप्रेशन काफ़ी अच्छे है, मतलब जो एक फ्लैगशिप फ़ोन में जो कैमरा होना चाहिए वैसे ही इसका कैमरा है। मनोज बोलते हैं कि मुझे एक वीडियो मेकिंग के लिए एक फ़ोन चाहिए, तो आप मुझे बता देना। वीडियो मेकिंग के लिए फ़ोन में एक्चुअली पर्सनली सैमसंग का ही फ़ोन यूज़ करता हूँ और आज तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए, कम से कम 500 के ऊपर मेरे वीडियोस बने हुए हैं, वो सभी मैंने सैमसंग के गैलेक्सी फ़ोन से ही शूट किए। पहले मैं गैलेक्सी Note 8 से शूट करता था, अभी S9 प्लस से शूट कर रहा हूँ। ये मेरी वीडियो है, ये भी गैलेक्सी S9 प्लस से ही आ रही है। तो सभी मेरे वीडियोस में मोबाइल जो फ़ोन गैलेक्सी के फ़ोन से उससे ही शूट करता हूँ, उसका कैमरा डेफिनेटली बेटर है और मुझे अलग से माइक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका इंटरनल माइक्रोफोन भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपके पास S8 Note 8 अगर ये है, इस फ़ोन लेने का बजट है, तो आप Note 8 लेके भी आप वीडियो शूट कर सकते हो अगर आपको S9 प्लस के साथ नहीं जाना है तो। बाय द वे मैं आपके रेफरेंस के लिए बोलता हूँ कि आज के तारीख में अगर आप रीसेल में S9 प्लस लेना चाहोगे तो 35,000 में मिलता है और अगर Note 8 लेना चाहोगे तो 30,000 तक आपको 32,000 तक Note 8 भी रीसेल वैल्यू में मिल जाता है। तो अगर आप कई रीसेल शॉप में ट्राई करोगे तो आपको ये फ़ोन ज़रूर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है देव टेकटॉक्स का, और वो बोलते हैं कि अंडर डिस्प्ले कैमरा इज़ रियली पॉसिबल। जी हाँ, अंडर डिस्प्ले कैमरा पॉसिबल काफ़ी सारा है क्योंकि आजकल बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। जैसे कि पहले अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर अभी उन्होंने इन्वेंट किया था, वैसे ही अंडर डिस्प्ले कैमरा भी पॉसिबल है। अगर आप OnePlus 60 का टीयर डाउन का वीडियो देखोगे तो उसमें अंडर जो डिस्प्ले के अंडर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, उस फिंगरप्रिंट स्कैनर के बाजू में एक कैमरा लगाया है। जब भी हम लोग OnePlus 60 के डिस्प्ले के ऊपर फिंगर रखते हैं तो हमारी फिंगर की फ़ोटो कैप्चर करता है वो कैमरा और फिर 2D ऑथेंटिकेशन करके हमारा जो फिंगरप्रिंट स्कैनर वर्क होता है। सैमसंग का फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो अलग है, वो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है और वो साउंड वेव के हिसाब से काम करता है, तो सबसे ज़्यादा सिक्योर है। लेकिन OnePlus का फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है और वो फोटो कैप्चर करके उसको कंपेयर करके फिर अनलॉक करता है, तो वो लेस सिक्योर है। लेकिन उधर भी एक कैमरा फिट किया हुआ है। वैसे ही एक कैमरा अगर डिस्प्ले में अगर फ्रंट कैमरा के लिए कुछ टेक्नोलॉजी इन्वेंट करके कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमको फुल व्यू का डिस्प्ले मिल जाएगा और नॉच के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। तो देखते हैं आगे आने वाले फोन्स क्या क्या नए नए इन्वेंशन लेके आते हैं। अभी नेक्स्ट कमेंट है रावेल जकीर का, और वो बोलते हैं कि iPhone 7 प्लस ले लूँ या फिर Vivo Nex 2 ले लूँ। Vivo Nex 2 इंडिया में अभी तक आया नहीं है और पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आज की तारीख में आपको iPhone 7 प्लस नहीं सजेस्ट करूंगा। आप iPhone 8 के साथ जा सकते हो अगर आपको iPhone ही लेना है तो, या फिर आप iPhone 10 भी ले सकते हो। अगेन आपके रेफरेंस के लिए मैं बोलता हूँ कि iPhone 10 की वैल्यू आज की तारीख में रीसेल वैल्यू आपको लगभग 55,000 तक मिल जाएगा अगर आप रीसेल शॉप में ट्राई करोगे तो। अगर आपको iPhone 10 लेना है तो iPhone 8 की प्राइस उससे भी कम आ जाएगी। तो अगर आप iPhone लवर हो तो iPhone ये ट्राई कर सकते हो। Vivo Nex 2 मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा क्योंकि वो इतने अपडेट्स भी नहीं देते हैं और फिर ड्यूअल डिस्प्ले दिखने के लिए तो अच्छा है लेकिन फिर कैरी करने के लिए थोड़ा बल्कि हो जाएगा और काफ़ी सारे मतलब हैंडलिंग इश्यूज भी हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको Vivo Nex सजेस्ट नहीं करता क्योंकि उसकी प्राइस भी 50,000 के ऊपर रहेगी और 50,000 के ऊपर आपको डेफिनेटली काफ़ी सारे प्रीमियम फ़ोन्स मिलेंगे। 50,000 के ऊपर आपको iPhone मिलेगा, iPhone 10 मिलेगा, इवन आपको 50,000 के ऊपर सैमसंग के प्रीमियम फ़ोन्स मिलेंगे। तो ये सारी फ़ोन्स आपको मिलेंगे, तो मैं आपको Vivo Nex डेफिनेटली सजेस्ट नहीं करूँगा। अनिल बोलते हैं कि OnePlus 6 चेंज करूँ क्या OnePlus 7 आने के बाद? OnePlus 7 का कैमरा देख लो, कैमरा में अगर इम्प्रूवमेंट है तो ही आप चेंज करना OnePlus 6 को, अदरवाइज फिर OnePlus 7T के लिए वेट करना। क्योंकि अगर OnePlus में अगर कुछ डिफरेंस है तो सिर्फ कैमरा का ही डिफरेंस है, बाकी सभी फीचर्स सभी सेम आ जाएंगे। आज आपके जो OS में रन हो रही है वही सेम Android P वर्जन OnePlus 7 में भी होगा, वही Oxygen OS वर्जन OnePlus 7 में भी होगा और वही स्टोरेज वही रैम OnePlus 7 में भी होगा। जो कुछ डिफरेंस होगा वो डिफरेंस सिर्फ कैमरा में ही होगा, ट्रिपल कैमरा और पॉपअप कैमरा। तो अगर जो ट्रिपल कैमरा की क्वालिटी डेफिनेटली अगर अच्छी रहेगी तो ही आप अपग्रेड करना OnePlus 6 को, अदरवाइज OnePlus 6 को अपग्रेड मत करना। अगर सेम सेंसर्स अगर OnePlus यूज़ करती है OnePlus 7 में भी तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूँगा। नेक्स्ट है दीपक का, और वो बोलते हैं कि प्लीज़ कंपेयर Note 9 विथ S10।
डेफिनेटली मैं करता हूँ, लेकिन अगर आपको नोट 9 लेना है तो आपको सेम प्राइस में थोड़े और पैसे डाल के S10 प्लस या फिर एटलीस्ट S10 मिल जाएगा। S10 के प्राइस लगभग 66,000 है और उसमें भी HDFC का कुछ कैशबैक मिला कि 60,000 या फिर 62,000 तक हो जाएगी। तो आप S10 ले सकते हो, या फिर S10e में आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, मुझे पर्सनली S10e इतना बेटर नहीं लगा। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली S10 या फिर S10 प्लस ही सजेस्ट करूँगा। और मैं कुछ S10 के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, 3-4 दिनों से, और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि एक्चुअली S10 मतलब जो फ्रंट फेसिंग कैमरा ड्यूअल दिया है, 2 फ्रंट फेसिंग कैमरा, उसकी डेफिनेटली ज़रूरत नहीं थी। सिंगल फ्रंट फेसिंग कैमरा से भी काफ़ी अच्छा काम हो जाता, क्योंकि मेरे पास गैलेक्सी S9 प्लस भी है और उसका S9 प्लस का फ्रंट फेसिंग कैमरा सिंगल से भी काफ़ी अच्छी पोर्ट्रेट फोटो लेता है। तो सिर्फ पोर्ट्रेट फोटो लेने के लिए जो सेकेंडरी कैमरा डाला है वो सैमसंग ने, तो उसकी डेफिनेटली ज़रूरत नहीं थी। और उस वजह से क्या होता है, ये जो पार्ट है ना, ये एकदम डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। अगर हम लोग यूट्यूब की कुछ वीडियो देखते हैं या फिर मूवी देखते हैं, तो नॉच जैसे ये पार्ट भी डिस्ट्रैक्टिंग रहता है, और उसमें जो कुछ डिटेल्स रहेंगी, अगर वीडियो में उस पर्टिकुलर जगह पे कुछ डिटेल्स रहेंगी तो वो डिटेल्स हमको नहीं दिखती है। तो ये एक चीज़ मैंने काफ़ी महसूस की है। हालांकि टाइम जाने के बाद मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सैमसंग अगर सिंगल कैमरा भी यूज़ कर देना तो बहुत डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होता। और जो सेकंड चीज़ है वो है उसका पावर बटन का प्लेसमेंट। ये पावर बटन का प्लेसमेंट काफ़ी ऊपर दिया है, तो वो डेफिनेटली अनरीचेबल हो जाता है जब भी हम लोग को फ़ोन को लॉक करना है तो। और जो तीसरी जो एक बात है वो बात है उसका अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर, जिसका रिस्पॉन्स स्लो है एज़ कम्पेयर टू ऑप्टिकल स्कैनर। OnePlus 60 का अगर फ़ोन जितने फास्ट अनलॉक होता है, उससे डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इस पर्टिकुलर फ़ोन को अनलॉक होने के लिए। और मेरे हिसाब से मतलब 10 में से 8 बार ये काम करता है, और 2 बार मुझे मैन्युअली टैप करके फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर को यूज़ करना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि OnePlus 60 का जो ऑप्टिकल स्कैनर है वो डेफिनेटली फास्टर है एज़ कम्पेयर टू गैलेक्सी S10 प्लस। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है अल्विन का है, और वो बोलते हैं कि Zenfone 5G की स्टीरियो स्पीकर्स क्वालिटी S10 से कंपेयर करते हैं, S9 प्लस सीरीज से कंपेयर करो और Pixel 3 के साथ कंपेयर करो। Zenfone 5G की स्टीरियो स्पीकर क्वालिटी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है। इवन मैं बोलूँगा LG G7 से भी Zenfone 5G की स्टीरियो स्पीकर क्वालिटी अच्छी है, लेकिन S9 प्लस से अच्छी नहीं बोलूँगा मैं, या फिर S9 प्लस से बराबर हो सकती है, लेकिन S10 प्लस से डेफिनेटली अच्छी नहीं है, क्योंकि S10 प्लस की स्टीरियो स्पीकर क्वालिटी और डॉल्बी एटमॉस काफ़ी अच्छा है। और अगर सबसे ज़्यादा आपको अच्छा स्टीरियो स्पीकर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको Pixel 3 के साथ मिलेगा। Pixel 3 और Pixel 3 XL की जो स्टीरियो स्पीकर क्वालिटी वो एक्सीलेंट है एकदम। मैं 2 महीने से Pixel यूज़ कर रहा हूँ, और मतलब एक ही 2 ही चीज़ है जो मुझे बार बार Pixel पे स्विच करने के लिए मजबूर करती है, वो है उसका कैमरा और स्टीरियो स्पीकर क्वालिटी। इतनी क्लियर, क्रिस्प और अच्छी स्टीरियो स्पीकर क्वालिटी है, तो मैं डेफिनेटली Pixel को ही सबसे ज़्यादा वोट दूंगा, और उसके पीछे फिर सैमसंग गैलेक्सी का S10 प्लस आ जाएगा। डेफिनेटली Zenfone 5G की भी स्टीरियो स्पीकर क्वालिटी अच्छी है, लेकिन S10 से अच्छी तो नहीं है। इसके बाद मैं एक कॉमन क्वेश्चन लेना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं Zenfone 5G के बारे में कि एंड्रॉयड 9.0 हो जाने के बाद काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं। तो डेफिनेटली मैंने भी ये इश्यूज फेस किए। सबसे बड़ा इशू है वो है फास्ट चार्जिंग डिसेबल हो गई है या पता नहीं कुछ बग है, लेकिन फ़ोन फास्ट चार्ज नहीं होता है। तो ये इस कमेंट मुझे काफ़ी सारे लोगों से मिला है, तो मेरे ख्याल से ये जेनरिक प्रॉब्लम होगा जो उन्होंने लेटेस्ट अपडेट दिया है। उस अपडेट के बाद फास्ट चार्जिंग भी डिसेबल हुई है, कोई लोगों को सिम डिटेक्ट करते भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई लोगों को बैटरी बैकअप के लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं Zenfone 5G में। तो आई होप Asus एक नया अपडेट रोल आउट करेगा, लेकिन अभी पता नहीं नया अपडेट आएगा या फिर नया फ़ोन ही Asus लॉन्च करेगी, उसका कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन डेफिनेटली Zenfone 5G का जो एंड्रॉयड P का अपडेट था, उससे हम लोग काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशन कर रहे थे काफ़ी अच्छा निकलेगा, लेकिन काफ़ी सारे बग्स उसमें ऑलरेडी आ गए, और कैमरा क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव नहीं हुई है। पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट डेडिकेटेड नाइट मोड देना चाहिए था Zenfone 5G में, तो काफ़ी अच्छा हो जाता। और दूसरी एक चीज़ ऐसी कि गूगल का Gcam कैमरा भी उसमें वर्क नहीं होता है, कोई भी स्टेबल वर्जन नहीं है, तो वो भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मतलब Zenfone 5G में। और काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसे भी बोल रहे हैं कि हमको ओरियो में स्विच बैक करना है, क्योंकि ओरियो काफ़ी अच्छा स्टेबल वर्जन था। तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। आपको इंटरनेट कनेक्शन लगेगा, एक लैपटॉप लगेगा और आपका फ़ोन लगेगा। आप Asus का जो टूल है रिकवरी टूल, उस टूल से लेके आप ओरियो में रिवर्ट बैक कर सकते हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं जमती तो सर्विस सेंटर जाके भी आप रिवर्ट बैक कर सकते हो, क्योंकि ओरियो काफ़ी स्टेबल था और मुझे लगता है कि ओरियो में कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी।
हालांकि लो लाइट की कैमरा क्वालिटी मुझे अभी भी पसंद नहीं है Asus Zenfone 5G की, जो मैं पर्सनली फोटो कैप्चर करता हूँ जिन लोकेशंस पे, उन लोकेशंस पे लो लाइट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती है जितनी मुझे OnePlus की मिलती है। लेकिन डे लाइट में डेफिनेटली Zenfone 5G की क्वालिटी अच्छी है। और एक दूसरी चीज़ मुझे बोलनी थी कि Realme 3 के बारे में मुझे लोग पूछ रहे थे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप Realme 3 Pro के साथ चले जाओ, जो अगर नया वर्जन कुछ लॉन्च होता है तो, क्योंकि Realme 3 HD डिस्प्ले के साथ आएगा और आपको 10,000 के रेंज में फुल HD प्लस डिस्प्ले के फोन्स अवेलेबल है। तो ऐसे में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप HD डिस्प्ले वाला फ़ोन ले लो करके, तो इसलिए मैं आपको Realme 3 रिकमेंड नहीं करूंगा। और Redmi Note 7 के बारे में भी कुछ पूछ रहे थे लोग मुझे, तो डेफिनेटली Redmi Note 7 काफ़ी अच्छा फ़ोन है जो 13 तारीख को लॉन्च होगा, और डेफिनेटली आप उसको परचेस कर सकते हो अगर आपका बजट 15,000 के रेंज में है, क्योंकि उसके जो स्पेसिफिकेशन है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, कैमरा क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और उस प्राइस सेगमेंट में वो काफ़ी अच्छा कॉस्ट टू परफॉर्मेंस रेशो भी दे रहा है। तो मैं डेफिनेटली आपको Redmi Note 7 Pro रिकमेंड करूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आपका कोई भी सवाल या डाउट रहेगा वो कमेंट्स में जरूर डाल देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।